दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस पेट एक्सप्रेस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम इसके अंतर्गत जीएस के पोर्शन से आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले 3 वीडियोस में आपको सिलेबस से संबंधित सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीएस के सिलेबस से इसकी शुरुआत करते हैं। तो जीएस के सिलेबस में जो हमने पहली चीज़ पकड़ी है वो हिस्ट्री है। उसका सारा सिलेबस देखिए लिखा हुआ है। हम जो भी क्लास करेंगे जिस टॉपिक से संबंधित, उस टॉपिक का या उस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस यहाँ पर लिखा होगा जो पेट से संबंधित होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता रहेगा जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ये दोस्तों टॉपिक जो है ये मुख्य रूप से आप मेरे पीछे इस वाइट बोर्ड पे एक ग्राफ देख रहे होंगे। ये एक्चुअली हिस्ट्री की स्टार्टिंग है। चूंकि यहाँ पर इसका मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इतिहास शब्द यूज हुआ है। पढ़ने के लिए देखिए हम 3 तरह के इतिहास पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, एक पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास और एक पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। अब इतिहास से तो ये मतलब समझ में आ गया कि इतिहास के अंतर्गत हम पूर्व में जो भी घटित घटनाएं होती हैं जो क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हैं उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे। अब इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो सिंपल 2 फैक्ट्स हैं। हम पहले यहाँ पर जो फ्लो चार्ट बनाए हैं उसकी बात करते हैं। चूंकि हमें बहुत स्पीड में ये ध्यान रखना है पेट एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है, केवल उसके पर्पज़ से पढ़ना है, तो इसलिए हम अनावश्यक बातों को या फिर इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ड्रॉप करते हुए स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक ग्राफ बना है इतिहास। हम जिसको इतिहास मानते हैं, जो एक आम समझ हमारी है, वो इतिहास है। देखिए इतिहास में एक बात है कि पूर्व की जो भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध जो भी लिखित अध्ययन होता है, लिखित। अब इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में हम लिखित की बात करते हैं। अब सामान्य तौर पे देखें, इतिहास को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक आपका है प्रो हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक का, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। इसमें समझने की बात है, इतिहास की बात जब होती है तो उसमें जो है लेखन शैली की बात स्पष्ट रूप से हो जाती है। तो इसमें हमें 2 कंडीशन मिलती है। एक ऐसा समय जिसमें लेखन शैली का विकास हुआ ही नहीं था, और एक ऐसा विकास जिसमें लेखन शैली का विकास हुआ है। अब इस लेखन शैली के जो हुए विकास है इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक, लेखन शैली का विकास हुआ लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। दूसरा, लेखन शैली का विकास हुआ और उसे पढ़ने में हम सक्षम भी हुए। तो यहां पर इतिहास के पार्ट में हम 3 चीजें दिख रहे हैं। अब इन तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इतिहास में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। पहले हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि पूर्व में घटित घटनाओं का जहां से क्रमबद्ध लेखन अध्ययन मिलता है और उसे पढ़ने में हम सक्षम होते हैं, वो ऐतिहासिक काल है। इसका मतलब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसी इतिहास की घटनाएं हैं जिस काल में घटित सभी चीज़ों का वहीं से लिखित साक्ष्य के रूप में हमें सारी चीज़ें उपलब्ध है। इसका संबंध इन चीज़ों से है। इस काल के विषय में, इस काल में ही लेखन शैली का विकास हुआ और उसके विषय में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। उस लेखन शैली का जो विकास हुआ था, जो लेखन की लिपि का विकास हुआ था, उसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये इतिहास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके पहले भी तो कुछ घटनाएं होंगी। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से लिखने का विकास हुआ वहीं से ही मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति उससे बहुत पहले से हुई होगी। जहाँ पर लिखने का विकास नहीं हुआ था तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक, प्रो हिस्ट्री, मतलब कि ये एक ऐसा काल है जिसमें लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। मतलब कि यहाँ लेखन शैली का विकास हुआ ही नहीं है। इस काल के विषय में जो भी हमें जानकारी मिलती है, इस काल में उपलब्ध औजार, बर्तन या उनकी जो भी भौतिक वस्तुएं प्रयोग की थी वो आज लाखों वर्षों बाद भी हमें उपलब्ध हुई हैं और उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, ये ऐसा समय है जिस समय लेखन शैली का विकास हो चुका था। लेखनी में भी बहुत कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन हम उन चीजों को अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। मतलब लेखन शैली का विकास हुआ
लेखनी की चीजों को हम पढ़ नहीं सके, इसलिए इसके विषय में अनुमान लगा सकते हैं उस समय की प्राप्त वस्तुओं से, या फिर इससे संबंधित चीजें जो बाद में लिखी गई हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल की व्यवस्थाएं कैसी थी। अब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, ये एकदम स्टार्टिंग का काल है जिस समय मनुष्य वस्तुओं का यूज करता था। वो दो चीजें थी, एक पाषाण काल और दूसरा धातु काल। प्रारंभ में जब मनुष्य का प्रारंभिक अवस्था था उस समय केवल दो ही चीजें बहुत जरूरी थी। पहली चीज थी अपने जीवन को सुरक्षित रखना और दूसरी चीज थी किस तरह भोजन करना। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। जब मनुष्य जो है वो लगभग जानवरों के बहुत नजदीक था या उसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब इसमें क्या हुआ कि उसके द्वारा जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो होते थे पाषाण, पत्थर के। अर्थात जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तो अपनी सुरक्षा के लिए या फिर अपने भोजन के लिए वो सबसे पहले जिन औजारों का प्रयोग करता था वो पत्थर के होते थे, और पत्थर से तात्पर्य पाषाण का होता है, इसलिए उन समय को पाषाण काल कहते हैं। ये समय लाखों वर्ष का समय रहा। लगभग आज से 10,000 वर्ष पहले या 10,000 पहले का जो समय था वो पाषाण काल था। इस पाषाण काल के भी तीन भाग थे, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। मतलब मनुष्य इसमें अभी जंगल झाड़ी इन सब में रहता है। दूसरे में आप देखेंगे मनुष्य थोड़ा डेवलप हुआ और उसने जीवों जानवरों को पालना, मवेशियों को पालना शुरू कर दिया। और तीसरा है कि व्यक्ति अब मवेशियों के पालन से आगे चलकर कृषि भी, खेती भी करना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब मनुष्य अभी इसमें पूरा जंगल में रहता है, गुफाओं में रहता है। अभी भी वह शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है और जंगलों में रहता है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य अभी भी शिकार कर रहा है, जंगलों में रह रहा है, लेकिन वो अपने सुविधा की दृष्टि से मवेशी या पालतू जीवों को पालना शुरू कर दिया। मवेशी का मतलब हो गया कि अपने सहायक कृषि कार्य के रूप में, कृषि मतलब सिर्फ मैं खेती से नहीं कर रहा हूँ, अपने सहायक कार्य के लिए जो चीज़ जो जानवर पाले जाते हैं जैसे गाय, भैंस और बकरी, ये सब मवेशी, ऊँट, ये सब मवेशी में आते हैं। और दूसरा पालतू जानवर मतलब कुत्ता, बिल्ली, जो अपने शौक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पालते थे, वो मध्य पाषाण काल था। नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, उसने पहली बार खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है। पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे तो एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल और एक हो गया नव पाषाण काल। तो ये तीन भाग में डिवाइड हुआ। ये हमारे डिस्कस का विषय नहीं है। तो क्रम देखिए, पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पूरा पाषाण काल आया, फिर नव पूरा पाषाण काल आया, इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आया। मतलब कि इन तीनों में व्यक्ति अभी भी जो है वो शिकार कर रहा है, जंगलों में रह रहा है। इस मध्य पाषाण काल में आप आएंगे, देखेंगे व्यक्ति अब जो है वो जानवरों को पालने लग रहा है। और नव पाषाण काल में आप देखेंगे तो व्यक्ति ने क्या किया है, कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। इसी तरीके से अब पाषाण काल जब बीता, लाखों वर्षों में पाषाण काल बीता, तो मनुष्य ने अब धातुओं का प्रयोग करना भी सीख लिया। मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की गई पहली धातु थी वो थी तांबा। इसलिए पाषाण काल के बाद जो काल स्टार्ट हुआ वो ताम्रयुगीन था। ये ताम्रयुगीन जो काल शुरू हुआ वो नव पाषाण काल की अंतिम अवस्था में जो है मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया और उसे अब ताम्रयुगीन कहा गया है। अब ताम्रयुगीन के बाद देखेंगे लौह युगीन, मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली और यहां से लौह युगीन काल शुरू हो जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये पूरा समय जो है व्यक्ति पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। धीरे धीरे उसने धातुओं का ज्ञान हुआ और पहली उपयोग की गई धातु तांबा थी और तीसरी जो है लौह युगीन, वो मतलब कि उसने लोहे का प्रयोग अब करना सीख लिया। ये आपके प्रागैतिहासिक काल की बात है, अर्थात उस काल की बात है जिसमें लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। लेखन शैली के कहीं भी कुछ लिखे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कहीं पर कुछ जानवर का चित्र बना है, कहीं गुफाओं पे कुछ अंकन हुआ है। तो उसी के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में मिले मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन, तो उसके मिले या फिर औजार जो मिले हैं या फिर उनकी जो दाह संस्कार या दाह संस्कृत थी शवों को, उसके आधार पे इस काल के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक, मतलब ऐसा काल जिस समय लेखन का विकास हुआ था। कहीं कहीं कुछ लिखा भी सब कुछ मिलता है लेकिन उसे पढ़ने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक काल।
सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ये हमारा टॉपिक का विषय सिंधु घाटी सभ्यता। इसके विषय में हम इस वीडियो के जस्ट बाद जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें हम डिस्कस करना चालू कर देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन शैली हमें मिली है, अलग अलग चित्र मिले हुए हैं, लेकिन उन चित्रों का क्या तात्पर्य है ये भी पढ़ने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें खंडहर अवशेष अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं या उनकी जो संस्कृति थी, जो उनके मृदभांड मूर्ति मिला है, उसी के आधार पे हम एक स्टोरी बनाते हैं माइंड में कि ये घटनाएं या फिर ये चीज़ें ऐसी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी और ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की बात होगी। अब बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल याद रखिए, इस काल में भी जो भी कुछ लिखा गया उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब आप कहेंगे वेद की बात, तो याद रखिएगा वेद जो है वो इस काल में नहीं लिखा गया है। वेद का तो आगे जाके संकलन किया गया। मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात कर रहा हूं, धार्मिक दृष्टिकोण से क्या बात है वो अपना विषय है। वैदिक काल के व्यक्ति जो है बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्ञानी होते थे। ये क्या करते थे, जो भी बोलते थे वो उनको पूरा याद हो जाए। अभी भी आप गांव में देखेंगे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें रामचरितमानस के सुंदरकांड या फिर बहुत कुछ चीज़ें कंठस्थ रहती हैं। तो आज के हजारों वर्ष पहले प्रकृति बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आप जानते हैं संघर्ष से ही डेवलपमेंट होता है। तो इनका दिमाग इतना रटने की क्षमता इतनी तगड़ी थी कि इन्होंने पूरे वेदों को कंठस्थ कर लिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुनाते चले गए। आगे चलकर ऐतिहासिक काल में जो है इस समय वहां पर अलग लोगों ने उसको फिर लेखनी का विकास किया। तो यहां पर जो इसके विषय में संकलन हुआ, लिखा गया, उसके द्वारा हम इस काल की बातें समझ लेते हैं। इस काल में लिखी गई जो चीजें थी वो हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे भी जो है लेखन शैली का विकास होने के बाद भी हम आद्य ऐतिहासिक चीजों में रखते हैं। वैदिक काल आप देखेंगे, इसका मतलब वेद साहित्य से है। वेद साहित्य में 4 वेद आते हैं। चारों वेदों के बाद उस पर जो उपवेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वो सारी चीजें आती हैं। इसको भी यहाँ 4 भाग में डिवाइड किया गया है। वेदों में जो आपका जो सबसे पहला ऋग्वेद है उसके यहाँ डिसाइड किया गया है। ऋग्वेद काल आपका जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर, मतलब आज 2200 चल रहा है, 2200 साल पीछे जाएंगे तो 0 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, और 0 ईस्वी पूर्व के भी 1500 वर्ष पहले चलेंगे तो 1500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक आप देखेंगे तो ये आपका ऋग्वैदिक काल था। और इसके बाद फिर 1000, ये बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो इसको बोलते हैं क्या, ये 1000 से 600 वर्ष पहले बात करेंगे हम, तो ये उत्तर वैदिक काल हो गया। क्योंकि धीरे धीरे ये 600 से फिर 500, 400 शून्य पे आएगा, और शून्य के बाद जो है 1, 2, 3 आज 2022 आएगा। कॉन्सेप्ट समझ गया। अब उत्तर वैदिक काल के बाद हम सूत्र काल की बात करें, जहां पर आपके कई प्रकार के सुल्भ सूत्र, ये सब सूत्र रचे गए, आपके वेदांग रचे गए आपके, वो सारी चीजें इसमें आती हैं सूत्र काल में। ये आपका 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व बीसी, ठीक है। अगर हम आज की बात करेंगे, ये एडी चल रहा है, 0 के बाद 80। जैसे कि अब माने हम कि हम 5 नंबर पे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -5, ये क्रम होता है ना। तो इसी तरह इसका भी क्रम है बीसी। अब महाकाव्य मतलब कि जब महाभारत या रामायण की बात की गई, इसका संकलन किया गया 400 बीसी, 400 ईस्वी पूर्व। अर्थात ये घटनाएं तो बहुत पहले घटी हैं, लेकिन इस समय जो घटनाएं घटी, आगे चल के महर्षियों ने इसका जो है जो संकलन किया, जो एक संकलन मतलब कि पहले की चीज़ों को जो हमने सुना है, जो कहीं से हमको याद है, उन चीज़ों को याद करके जो है लिख देना, तो वो संकलन करना हो गया। ये 400 बीसी की बात हो गई। तो आपका ये वैदिक साहित्य हो गया। आप समझ गए वैदिक साहित्य को भी आद्य ऐतिहासिक में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो इस काल में लिखे गए ग्रंथों से नहीं मिलती है, अपितु ये संस्कृत संहिता सुनने के बाद जाके जो है इस काल में जो संकलन हुआ उसके आधार पर मिलता है। और इसको भी हम कई भाग में डिवाइड किए। ऋग्वेद है, ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, और उसके बाद ये उपवेद देखेंगे, वेदांग जो है, या फिर आप देखेंगे शुल्भ सूत्र, ये सारी चीज़ें, इसमें पुराण, ये सब चीज़ें हो गई। और महाकाव्य काल मतलब महाभारत और रामायण की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आप देखेंगे ये हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लेखनी के विषय में हमें या तो जानकारी नहीं या उस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था। अब एक चीज़ याद करिएगा, अगर कालक्रम की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल इससे पहले आता है और इसका बाद आता है, लेकिन अभी भी दोनों में कोई रिलेशन जनरेट नहीं किया जा चुका है, क्योंकि जब हम प्रागैतिहासिक काल या लेखन शैली का विकास नहीं हुआ उस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो धातु के उपयोग में पहले पाषाण काल, फिर ताम्रकाल, फिर लौह काल आएगा।
जबकि हम इसके बात करेंगे पहले सिंधु घाटी सबसे पहली ज्ञात सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद की सभ्यता है। लेकिन ये देखा जाता है सिंधु घाटी बहुत डेवलप थी और ये अभी बहुत डेवलप नहीं थी। दोनों में क्या रिलेशन, ये पहले आ गया फिर कैसे आया, इस विषय में कोई लिंक अभी इतिहासकारों ने जनरेट नहीं किया जा चुका है, नहीं कर सके हैं। ये वैदिक काल हो गया। तो यहाँ तक के विषय में हमें जानकारी का कोई भी इस काल के लिखे लेखों से नहीं मिलता है। हाँ, ये वैदिक काल है, इसके विषय में जानकारी बाद में इस काल की चीज़ों को संकलित करने से हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों को आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। अब बात करते हैं इतिहास की, मतलब कहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये एक ग्राफ बना है आप देखिएगा। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात है, जो कि हमारे यहाँ पर ये देखिए बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध और जैन धर्म ये सब हमको मिला है। बौद्ध धर्म जैन धर्म है, जैन धर्म पहले हुआ, उसके बाद कुछ बौद्ध धर्म हुआ, उसके बाद देखेंगे 2 आक्रमण हुए, दारा का या फिर सिकंदर का, ये आपने हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। फिर मगध साम्राज्य हुआ, या इसको द्वितीय नगरी क्रांति बोलते हैं। मगध साम्राज्य का मतलब कि आप समझेंगे कि अब पहले आपका ये एक कौशल प्रदेश था, इसके बाद आप देखेंगे आपका काशी था, इसके बाद आपका उज्जैन भी एक था और मगध भी था। ये सब आपस में लड़े हैं, फिर मगध का उत्कर्ष हुआ है। बाद में देखेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब आपने नाम सुना होगा। हर्यक वंश जिसे कहते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, तो ये सारे वंश यहाँ पर हुए हैं। तो ये मगध साम्राज्य हो गया। मगध साम्राज्य के आखिरी शासक धनंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की कौटिल्य के नेतृत्व में। चंद्रगुप्त मौर्य हैं और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त हैं, दोनों में अंतर है। ये केवल चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब हमारे टॉपिक में देखेंगे ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, और इसके बाद देखेंगे वैदिक संस्कृत में ये चीजें हैं और ये चीजें हैं। जैन धर्म और मौर्य वंश में सम्राट अशोक मौर्य वंश भी हमको पढ़ना है। मौर्य वंश के बाद देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बाद में अशोक ने उसे बहुत ही विशाल साम्राज्य बनाया। मतलब कि भारत के आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो भारत का क्षेत्र था वो अशोक के समय में ही था। और मौर्य वंश के बाद देखेंगे जब उसके शासक लगभग पीढ़ी समाप्त हो गई, तो आप देखेंगे कि वो फिर अलग अलग क्षेत्रों में टूट गया। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आया, ये जो संगठित क्षेत्र था वो टूट गया, फिर विखंडित राज्य हो गया। भारत के कुछ क्षेत्रों पर विदेशी आक्रमण किए, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, इंडो सीथियन, इन्होंने एक क्रम में अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में आप देखेंगे, या दक्षिण भारत में देखेंगे, शुंग, कण्व, सातवाहनों ने साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में इनका भी समापन हो गया और सबको एक पिरो में करके गुप्त शासकों ने गुप्त वंश की स्थापना की। बाद में गुप्त वंश का भी कई 10, 12, 20 पीढ़ियों बाद पतन हुआ और फिर ये भारत का ये क्षेत्र जो है अनेक छोटे छोटे स्थानों में टूट गया। मैत्रेय, धर्मन, हुण, उत्तर गुप्त, मौखरी, गौड़ और पुष्यभूति, अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के राज्यों की स्थापना हुई। बाद में इन सबको फिर एक करके हर्षवर्धन ने अपना पूरा स्थापित कर लिया। हर्षवर्धन से फिर बाद में ब्रेक हुआ, कश्मीर, कन्नौज, मगध, कामरूप, इन क्षेत्रों में अलग अलग सत्ता की स्थापना हुई। बाद में फिर इन सब का अलग अलग डिवीजन हुआ। गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट, ये आपके गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश, ये सब राजपूत वंश के एक तरह से पार्ट है। तो हमें इस क्रम में इन चीज़ों को पढ़ना है। हिस्ट्री की ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। ये सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स में हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। याद रखिएगा, एक एक टॉपिक्स पे एक एक वीडियोस हम बनाएंगे जिससे कि बहुत स्पीडली हो। 5 क्वेश्चन इतने टॉपिक से आएंगे, पता नहीं इस 5 आ जाए या फिर इनमें से 5 आ जाए या फिर एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, इसलिए हम स्पीडली बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे। 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, डीप में नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल इसको स्पीड में हम पढ़ेंगे सारी जानकारी हो जाएगी आपको। तो ये ग्राफ चार्ट बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से हिस्ट्री की बात करना शुरू करेंगे, तो इसलिए एक इससे आपको खाका तैयार होगा तो हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम एक क्रमबद्ध डिटेल ना पढ़ के केवल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसको उठाएंगे और इसके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और उसके विषय में बहुत हल्के से पढ़ेंगे, जो चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती। फिर वैदिक काल आएंगे, इसमें वैदिक साहित्य हो गया और वैदिक काल बहुत हल्का फुल्का पढ़ लेंगे क्योंकि हमें याद रखना है केवल 5 प्रश्न आएंगे, तो हमें केवल उस पर ही मेहनत करना है। 5 प्रश्न में बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, तो अगले वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत स्पीडली, बहुत ही कम टाइम में इसको बताने का प्रयास करूँगा। आप उसी तरह पढ़िएगा, आपको उलझना नहीं है।
मैं बार बार कहता हूँ पेट का एग्ज़ाम है, इसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तरह पढ़कर इसको और उलझाऊ ना बनाइए। बहुत हल्के से 10, 15, 20 मिनट वीडियोस में ये टॉपिक्स आप क्लियर होते जाएंगे, जिससे कि अन्य विषय पर भी आप अपना फोकस कर सके। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको थोड़ा सा आप इसको लोगों को रिकमेंड करिए यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिससे कि इस पे और उत्साहित होकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। और आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज।